मुझे एक दोस्त ने शादी पर इनवाइट किया था, इसलिए मैंने बाल ड्राई किए और अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाया। वालिदैन से मुसाफा करते हुए इजाज़त तलब की। कुछ देर के लिए तो मैं यही समझा कि शायद वालिद साहब इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो जगह काफ़ी दूर थी और मगरिब की अजान में चंद मिनट रह गए थे। मगर वालिद ने इजाज़त देते हुए कहा, चल बेटा इंजॉय कर। मगर वालदा ने 2 बार कहा, बेटा कल सुबह चले जाना, अब रात होने वाली है। मगर मैंने माँ को मना लिया और माँ ने आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकी। दिसंबर की सर्द शाम थी और मैं बस स्टैंड से एक बस में सवार हुआ। मैं बस में सीट पर ही सो गया। आंख तब खुली जब कंडक्टर ने मुझे जगाया कि वो भाई साहब उठो, आपका मतलूबा स्टॉप यानी आपको जहाँ उतरना था इस जगह से कम से 4-5 किलोमीटर बस आगे आ गई है। वक्त देखा तो एहसास हुआ कि माजी की बात ठीक थी, क्योंकि धूप अंधेरा था और सुनसान रास्ता और 11 बजने वाले थे। रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वहां पहुंचा जहां से जावेद के घर की तरफ रास्ता मुड़ा था। अब बाकायदा एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह एक पतली पगडंडी पर चलने लगा। रात हो चुकी थी। हर जीरू सर्दी की शिद्दत से अपने अपने आशियाने में छुप गए। चलते चलते एक जंगल नुमा जगह आ गई। मैं सोचने लगा कि जावेद के घर के आसपास तो कोई जंगल नहीं है। ये सोचते हुए कुछ देर के लिए डर सा लगा। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आते वक्त तो बड़ा टॉम क्रूज बन रहा था, अब इतनी सर्दी में माथे पर पसीना आ रहा था। दरख्तों की टहनियों पर बैठे उल्लू अपनी मखसूस आवाज निकाल रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। दोबारा रवाना हुआ। अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से शर 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 की आवाज सुनाई। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम वजूद दरख्तों के आसपास घूम रहा है, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा फैल चुका था, इसलिए कोई चीज वाज़ेह नहीं दिखाई दे रही थी। एक हल्की सी ची ची की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि बंदर का छोटा सा बच्चा शाख पर उछल कूद रहा है। मगर जब टॉर्च ऑन किया तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा रवाना हुआ। रास्ता भटक गया था। सामने से एक मकान दिखाई दिया जिसके ऊपर लाइट रोशन थी। मेरे पैरों में जान आ गई। सोचा अब यहाँ पर पानी पीऊंगा, फिर आगे का रास्ता इन मकान में रहने वालों से पूछूंगा या यहाँ रात गुजार कर सुबह सवेरे जाऊंगा। मकान के करीब गया। ये देखकर हैरान हुआ कि मकान के बिल्कुल करीब, बल्कि साथ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर ये सोच के शायद घर वाले कहीं गए होंगे, दरवाजे को पीछे दहकीला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर हल्की सी रोशनी थी। इतनी मध्यम सी रोशनी में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ। मेरी चीख निकलते निकलते ही गले में फंस गई, क्योंकि रूम में बड़े बड़े चिमगादड़ थे जो मुझे देखते हुए मुझ पर झपट पड़े, लेकिन मैं नीचे झुका इसलिए वो बाहर निकल गए। रूम में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थीं। इंसानों की थीं या मुमकिना जानवरों की होंगी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्दी से उठा और बाहर सहन में आ गया। दूसरा रूम बिल्कुल किचन के साथ था। ये थोड़ा सा बड़ा था। सोचा अगर चार्जर मिल गया तो मोबाइल चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हुआ था, ताकि जावेद को कॉल करूं और इसे बताऊं कि मैं यहाँ हूँ। दूसरे रूम में जब मैं दाखिल हुआ, सामने नजर पड़ी तो मैंने एक जोरदार चीख मारी और वहां से भाग निकला, क्योंकि रूम के कोने में एक औरत नुमा मखलूक बैठी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे। आंखें बिल्कुल हीरे की तरह चमकदार सफेद थीं और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से हड्डियां कुरेद रही थी। मैं भागते भागते कब्रिस्तान से बहुत दूर निकल गया। मुझे ऐसा लग रहा था भागते भागते कोई साया सा भी मेरे करीब आ गया है और साथ साथ चल रहा है। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि सामने एक जंगल आ गया। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म से जान निकल रही थी, थर थर कांपने लगा। इस वक्त जो कुरानी आयात याद थी वो पढ़ ली और पीछे मुड़कर देखा तो 60 साला बुढ़िया और 7 साला प्यारी बच्ची खड़ी थी। मुझे देखते हुए बोली, बेटे आपको कहाँ जाना है? शायद आपको जब्बार के बेटे जावेद के घर शादी में जाना है। मैंने इस बात में सर हिलाया कि वहीं पर जाना है। बुढ़िया कहने लगी, ये सामने हमारा मकान है, वहाँ पर थोड़ी देर आराम करोगे, फिर मेरा बेटा आपको जावेद के घर छोड़ देगा। जावेद मेरे छोटे बेटे का भी दोस्त है। मेरी सांसें बहाल हुईं तो बुढ़िया कहने लगी, बेटे इतनी रात को आपको इस वीरान रास्ते पर अकेले नहीं आना चाहिए था। बुढ़िया बहुत मीठी मीठी बातें करने लगी। मैं बुढ़िया के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये तो वही घर है जिसमें मैंने पहले एंट्री मारी
रही थी। फिर ये ख्याल ज़हन से झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम होगा। बुढ़िया ने मुझे बैठने को कहा और किसी को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद एक हसीनो जमील दोशीज़ा इस बड़े रूम से बरामद हुई और बुढ़िया ने उसे चाय का ऑर्डर दे दिया। 2-3 मिनट के बाद वो हसीनो जमील दोशीज़ा किचन से बाहर निकली और रूम की तरफ जाने लगी। मैंने एक बात नोट की कि उसने बिल्कुल रेड कलर का लिबास पहना था, जबकि अब उसके जिस्म पर हल्का पिंक कलर था। मगर फिर सोचा शायद रोशनी कम होने के सबब मुझे ऐसा लग रहा है। 2-3 मिनट के बाद मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मोबाइल की बैटरी में चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। अब कैसे खुद ब खुद ऑन हुआ? मैंने मोबाइल जैकेट से निकाला तो वहाँ पर सिग्नल्स कम थे, इसलिए मैं बिल्कुल घर के सहन में गया ताकि लोकेशन चेंज करने से सिग्नल्स आएं। अचानक मेरी नज़रें सामने रूम पर पड़ी जहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। मैंने दौड़ लगा दी और बाहर की तरफ भागने लगा। दरवाजे के बिल्कुल करीब वो छोटी बच्ची खड़ी थी। मैंने उसे धक्का दिया और ज़मीन पर गिरी। मैंने दरवाज़ा खोला और तेज़ तेज़ भागने लगा। भागता रहा। आसमानी बिजली कड़की और आसमान पर बादल गिरजने लगे। एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जंगल में हर तरफ पानी बहने लगा। मेरा पाँव फिसला और जोर से सैलाबी पानी में गिर गया। मैं जैसा उठा पीछे देखा तो वो बुढ़िया खड़ी थी। उसके नाखून और दांत कम से कम 9 इंच तक बाहर निकले हुए थे और उसके चेहरे पर खून ही खून था। उसने जैसे मुझे पकड़ा, मैंने एक जोरदार चीख मारी और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। वालदा मोहतरमा भाग कर आई। साहिल, साहिल बेटे क्या हुआ? इधर उधर देखा तो सुबह हो चुकी थी। इतना डरावना ख्वाब के बता नहीं सकता। माँ की आवाज़ किचन से आई, साहिल बेटे नाश्ता कर लो, फिर शादी में भी जाना है।